नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जून मंथ के लास्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उनकी डिटेल में हम यहां डिस्कशन करेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब उसकी स्टैटिक जीके भी जानते हुए यहां पर चलेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, किसी एयरपोर्ट की बात की जाती है तो वो कहाँ पर है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कोई प्लेयर है, कोई प्लेयर के बारे में जब कोई चर्चा होती है, वो कोई टूर्नामेंट खेलता है तो उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है उसकी यहाँ पर चर्चा होगी और बहुत सारी स्टैटिक जीके भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। और ये जो टॉपिक है इसमें मैं नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्टेट, अपॉइंटमेंट, मिसलेनियस और रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इसमें ऑलमोस्ट जून के लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर बना है सभी को कवर किया गया है। सबसे पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। जो नेशनल करंट अफेयर भारत के पर्सपेक्टिव से कुछ नया डेवलपमेंट हुआ उसकी यहाँ पर चर्चा होगी। तो इनकी यहाँ पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट किया गया। हमारे इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और इन्होंने ये जो डेवलपमेंट है, ये जो हनी टेस्टिंग लैब का इनॉग्रेशन है, ये नागालैंड में किया है। इसका मेन पर्सपेक्टिव यही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके। बहुत ज़्यादा आज़ादी के बाद से उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और उनका ये जो काम है वो उनके प्रोग्रेस के लिए ही किया गया है। आपको बता दूं, इसका नाम है दीमापुर हनी टेस्टिंग लैब, जो कि नागालैंड में इनॉग्रेट की गई। हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि जो कृषि कानून आया था उसके बाद से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। आगे बात करें, अगला है कि मैंगो फेस्टिवल। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंगो फेस्टिवल बहरेन में ऑर्गेनाइज कराया गया, लेकिन वो भी प्रमोशन के लिए था, मैंगो को प्रमोट करने के लिए। इसी तरीके का कार्यक्रम पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे वाणिज्य मिनिस्टर हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं, इनके द्वारा बेल्जियम में भी मैंगो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पीयूष गोयल जी के द्वारा बेल्जियम में इनॉग्रेट किया गया और वहाँ पर बहरेन में हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक संस्था है, उसके द्वारा वहाँ पर जो फेस्टिवल है मैंगो फेस्टिवल, उसको इनॉग्रेट किया गया था। दोनों अलग अलग पॉइंट है, याद रखना है। बस आपको दो देश याद रखना है, बहरेन और बेल्जियम, जहां पर मैंगो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया, मैंगो की अलग अलग वेराइटीज़ को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि भारत का मैंगो अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचे और भारत के जो मैंगो से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सके। तो इस समय पर हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनको दिया जा रहा है एनडीपीएस, मतलब विचार किया जा रहा है कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 है, उसके अंतर्गत अगर कोई इलीगली ड्रग्स का सेवन करता है, इलीगली ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उस पर एक्शन लेती है फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। लेकिन इसको होम मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है और कर भी दिया जाएगा। और अगर ये ऐसा होता है तो ये एक बड़ी अपडेट है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 के अंतर्गत अगर कोई ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है इलीगली, मतलब उसको अलाउ नहीं है, तो फिर उस पर एक्शन होता है, भारत सरकार उस पर एक्शन करती है। लेकिन पहले वो करती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन अब इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा होम मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी संभाल रही हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि पूरे तरीके से पहली फीमेल ऐसी बनी है जो कि पूरे तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल रही है। इससे पहले मतलब फाइनेंस का काम इंदिरा गांधी जी कर चुकी हैं। और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इस समय पर अमित शाह जी संभाल रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी हैं, जिस डिपार्टमेंट को अभी हाल ही में बनाया गया है। आगे बात करें, अभी रिसेंटली में एक अपडेट हुई है जिसमें
इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करने के लिए, टूरिज्म कनेक्शन के लिए एक ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि ट्रेन भारत गौरव के अंतर्गत चलेगी। भारत गौरव क्या है? इसमें आप प्राइवेट ट्रेन को बुक कर सकते हैं और अपने कलीग्स, रिश्तेदारों को ले जाकर अलग अलग डेस्टिनेशन पर घुमा सकते हैं। ये भारत सरकार ने सुविधा दी थी लास्ट ईयर, जिसमें इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करने के लिए भारत गौरव के अंतर्गत पहली ट्रेन चल रही है, जो कि नई दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी। आपको पता है ये जो जगह है ये राम भगवान से रिलेटेड है, तो इसको कहा जा रहा है, ये जो ट्रेन होगी जिसका नाम है रामायणा सर्किट। याद रखिएगा, रामायणा सर्किट के अंतर्गत इंडिया और नेपाल को भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत एक रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही है। और ये चलाने का काम कौन कर रहा है? तो IRCTC, इंडियन रेलवे की एक टिकटिंग सर्विस है, जो कि फूड के क्षेत्र में काम करती है, टिकट के क्षेत्र में काम करती है, ऑनलाइन टिकटिंग के क्षेत्र में। तो वो चीज़ चला रही है किसको? रामायणी सर्किट को, जो कि इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करेगी, दिल्ली से चलेगी, जनकपुर तक ये पहुंचेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर हैं कौन? जो इस समय पर हमारे टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ साथ अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। आपको बता दूं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में सिज्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। ये है क्या? भूकंप वगैरह मतलब भूकंप वगैरह की जो कैपेसिटी है उसको नापते हम किससे हैं? सिज्मोग्राफ से। तो सिज्मोग्राफ, रिक्टर ग्राफ आपने सुना होगा, तो सिज्मोग्राफ जो वेव्स आती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इस समय पर संभाल रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसको इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, आपको पता भी चल चुका होगा। द्रौपदी मुर्मू, जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर की दावेदार बनाई गई हैं, किसके द्वारा? बीजेपी पार्टी के द्वारा। बीजेपी पार्टी NDA का पूरा एक गठबंधन है, उसके द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को सेकंड फीमेल, ऐसी अगर ये जीत जाती हैं तो ये ऐसी सेकंड फीमेल बनेंगी जो भारत की प्रेसिडेंट बन पाएंगी। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल जी, जो कि UPA, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ा दल है, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, तो यूपीए के सपोर्ट से प्रतिभा पाटिल जी बनी थी 2007 से लेकर 2012 तक। याद रखिएगा, अगर ये जीतती हैं तो सेकंड, वैसे तो जीत ही जाएंगी, सेकंड फीमेल होगी जो कि भारत में फीमेल होकर राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं। याद रखिएगा, इनका नंबर क्या होगा? अगर ये जीतती हैं तो ये 15th नंबर की भारत की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनेंगी। इस समय पर रामनाथ कोविंद जी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो ये इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड कहाँ हुआ इनका जन्म, तो जन्म हुआ था इनका उड़ीसा में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा जिससे कि रिवीजन करने में आपको बेनिफिट मिले। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार, भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन कर रही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डेट देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। आप सोचेंगे इतनी जल्दी थोड़ी ना कर देंगे, बाद में ही करेंगे, टारगेट तो बाद तक का बनता है ना। तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत सरकार के द्वारा बैन किया जा रहा है। इसकी बात काफ़ी टाइम से 2018 से चल रही थी कि बैन किया जाए, लेकिन अब फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए। इस समय पर हमारे एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं अश्वनी चौबे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट के संभाल रहे हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट हुई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गुजरात में बालिका पंचायत को स्टार्ट किया गया 5 गांव में।
पूछा जा सकता है रिसेंटली में किस स्टेट में बालिका पंचायत को स्टार्ट किया गया? एक नहीं, पांच जगहों पर, पांच गांवों पर स्टार्ट किया गया है। आपको बता दूं बालिका पंचायत में होगा क्या, इसमें सारे काम को करने वाली, किसी पंचायत ऑफिस में सारे काम को करने वाली जो महिलाएं, जो गर्ल होंगी, वो 12 साल से लेकर 23 साल तक होंगी। याद रखिएगा 12 ईयर से लेकर 23 ईयर तक ये इन महिलाओं की, इन बच्चियों की एज होने वाली है। ठीक है, जो कि गुजरात के 5 गाँव में इनिशिएट किया गया है। ठीक है, और इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को भी प्रमोट किया जाएगा। हमारी ये सारा कार्यक्रम कंट्रोल किस मिनिस्ट्री के साथ किया जा रहा है? तो इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि कौन संभाल रही हैं? स्मृति ईरानी जी संभाल रही हैं इस मिनिस्ट्री को। उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को कंट्रोल किया जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि इस समय पर हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने निपुण नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। निपुण है क्या, इसके बारे में बताता हूं, लेकिन आपको बता दूं जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड मतलब उनके थोड़ी बहुत उनके पास स्किल है, वर्कर्स हैं, उनकी स्किल को शार्प बनाया जाएगा। शार्प बनाने के उसमें काम किया जाएगा और बेहतर अगर उनकी स्किल होती है तो उनको पेमेंट भी अच्छा मिलेगा, उनका जो रहन सहन है वो बेहतर हो पाएगा। मेनली टारगेट ये है निपुण के अंतर्गत। निपुण है क्या, तो आपको बता दूं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, नई दिल्ली में इसको इनिशिएट किया गया है। याद रखिएगा जो वर्कर्स हैं उनकी जो भी स्किल है उसको डेवलप उसी क्षेत्र में किया जाएगा और उनका जो रहन सहन उसको बेहतर करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आगे बात करें और कौन कर रहा है, मैंने आपको बता ही दिया, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ से बात होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर की। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपने सुना था एक 5 देशों का समूह है ब्रिक्स में ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। सीक्वेंस शायद मैं इधर उधर कर गया, लेकिन चलिए 5 देश ही हैं जो आते हैं। इन 5 देशों के अलावा अगर ये 5 देश चाहें तो किसी और देश को भी अपने ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको पता है इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली 2 कंट्रीज़ हैं, चाइना और भारत, दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब इनमें जो मतलब अगर इनको किसी के देश को अपने ग्रुप में इंक्लूड करना है तो 5 की सहमति होनी चाहिए। इन 5 की सहमति ईरान और अर्जेंटीना के लिए बनी है और ईरान और अर्जेंटीना दोनों देशों ने ब्रिक्स में इंक्लूड होने के लिए आवेदन किया था, एप्लीकेंट के रूप में इन्होंने अप्लाई किया था। और अब इन 5 देशों ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान और अर्जेंटीना दोनों इस ब्रिक्स के सदस्य बने। पाकिस्तान भी चाहता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेकिन उसका एक देश ने विरोध कर दिया, वो है भारत ने ब्रिक्स में पाकिस्तान को ना इंक्लूड करने के लिए वीटो पावर का यूज़ कर लिया, मतलब वोट नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान को आना है तो 5 देशों को यहाँ पर हाँ करवाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत ने जब अपोज किया तो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन ईरान और अर्जेंटीना के ऊपर विचार हो रहा है। याद रखिएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, स्टार्टिंग में जो ब्रिक्स बना था उसका नाम था ब्रिक, मतलब साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में इंक्लूड हुआ था। जब ये डेवलपमेंट हुआ, मतलब इन ब्रिक का फॉर्मेशन हुआ, तब सिर्फ 4 देश थे। कौन? साउथ अफ्रीका को छोड़कर बाकी चारों। याद रखिएगा 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हुआ और 2014 में इन्होंने NDB नाम का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को डेवलप किया। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। 2 देश इसमें इंक्लूड होंगे, अर्जेंटीना और ईरान। रिसेंटली में एक अपडेट आया है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर्स को लेकर। वैसे आपको पता होगा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं वो देश हैं जिनमें कभी ना कभी ब्रिटेन की सरकार अपना उपनिवेश बनाकर रख रखी थी। उपनिवेश का मतलब अपनी कॉलोनीज बनाकर रख रखा था, मतलब उन पर शासन कर रही थी।
वो सारे देश मिलकर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। लेकिन अफ्रीका के दो देश जिनका नाम है टोगो और गाबोन, ये दोनों अफ्रीका के देश हैं जिनमें कभी भी ब्रिटेन ने शासन नहीं किया, लेकिन ये कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में जुड़ना चाहते थे। अब इनको जोड़ दिया गया, इसीलिए अपडेट बनी है कि टोगो और गाबोन दो अफ्रीका के देश जो कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में जुड़ेंगे, जो कि कभी भी ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे हैं। याद रखिएगा, इनमें मेजॉरिटी में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब फ्रांस का कहीं ना कहीं इन पे इम्पैक्ट है और फ्रांस के ये उपनिवेश रहे हैं। याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ, ये जो कार्यक्रम था ये हुआ है रवांडा में। कहाँ पर? रवांडा में। याद रखिएगा, इनके बारे में सबके प्रमुख के बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, जो कि मीटिंग जहाँ पर ये हुई थी, जहाँ पर इन दोनों देशों को इंक्लूड किया गया, ये बना है 55 नंबर का और ये बना है 56 नंबर का। याद रखिएगा, अब कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में 56 मेंबर हो चुके हैं, 55 टोगो, 56 गाबोन। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा है पॉल कागेम, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट ऑफ गाबोन, जो कि 56 नंबर का कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का मेंबर बना है, अली बोंगो इनके प्रेसिडेंट हैं। टोगो के प्रेसिडेंट बोरे ग्नासिंग्बे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से अपडेट ये आई है, मैंने ये रिसेंटली में पढ़ा रखा है। आपको बता दो, नूरी रॉकेट अभी रिसेंटली में इन्होंने डेवलप किया। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था नूरी रॉकेट को किसने डेवलप किया, तो आंसर था साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया ने एक कार्यक्रम ये किया कि नूरी रॉकेट का यूज़ करके इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और सक्सेसफुली अभी तक लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये अपडेट साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका का नूरी रॉकेट सही सलामत चल रहा है और इन्होंने रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया, मतलब लॉन्च कर दिया है। याद रखिएगा, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक येओल। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो देश हैं। इन दोनों देशों के बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। इसी तरीके से यूएसए और कनाडा के बीच में एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल। भारत और चाइना के बीच में एक लाइन जाती है, मतलब डिवाइड करती है लाइन, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता होगा 2015 से हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया। मोदी जी के अथक प्रयासों का ये परिणाम है। याद रखिएगा, दुनिया में 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इस मंथ में भी इसको ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इस साल इसको 8वें नंबर का हमने सेलिब्रेट किया है। 2015 से हम इसको रेगुलरली सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, और किस भारत सरकार के जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो मैसूरू है, कर्नाटका का मैसूरू, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और लास्ट ईयर ऋषिकेश में सेलिब्रेट किया गया था, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब बात होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर की। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड की टीम के कैप्टन रहे, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और कैप्टनसी छोड़ दी। आने वाले वर्ल्ड कप में माना जा रहा था कि ये खेलेंगे, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि अब मैं नहीं खेलूंगा, मतलब अब इंग्लैंड के नए कैप्टन बनेंगे। लेकिन इनका नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि ये किस टीम से जुड़े हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जुड़े हुए किसके थे? कोलकाता नाइट राइडर के लिए ये कैप्टनसी किया करते थे, याद होगा आपको। और साथ साथ इंग्लैंड की टीम के लिए कैप्टनसी वहाँ पर भी करते थे और काफ़ी बेहतरीन प्लेयर थे। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इतनी ही चीज़ आपको जाननी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है धनलक्ष्मी, शेखर धनलक्ष्मी, जो कि 3rd फास्टेस्ट 200 मीटर की जो रेस होती है उसमें ये बनी है।
आपको बता दूं ये धनलक्ष्मी है, ये बिलोंग कहाँ से करती हैं तो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और ये थर्ड फास्टेस्ट वुमेन बनी है जो कि 200 मीटर की रेस को कवर कर पाई। कितने समय पर? तो सिर्फ और सिर्फ 0.01 सेकंड से ये पीछे रह गई, नहीं तो सेकंड पोजीशन पर आ जाती। आपको टाइम बताने की कोशिश करूं तो धनलक्ष्मी ने कंप्लीट की 200 मीटर की रेस को 22.89 सेकंड में। और सबसे फास्ट कौन थी? सरस्वती शाह, जिन्होंने 22.82 सेकंड में कवर किया। और हिमा दास, आपको पता होगा, असम से बिलोंग करती हैं, 22.88 सेकंड से इन्होंने 200 मीटर की रेस को कवर किया। तो तीनों नाम याद रखिएगा, लेकिन धनलक्ष्मी का नाम याद ज़रूर रखना है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भारत की जो क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफी में से एक है और पुरानी ट्रॉफी में से एक है। आपको बता दूं, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीत ली इस साल और मुंबई को हराकर मुंबई सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी को अभी तक जीता है। और ये जो मैचेस है ये कर्नाटका के बेंगलुरु, फाइनल जो मैच था कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। वहाँ का एक स्टेडियम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। 6 विकेटों से मुंबई को हरा दिया मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है। मतलब इनकी पहली ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी में पहली ट्रॉफी है। आगे बात करें तो यहाँ पर रणजी ट्रॉफी की बात हुई है, तो रणजी की बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 1934 से 35 में और अभी लास्ट एडिशन हुआ जिसको मध्य प्रदेश के द्वारा जीत लिया गया। मुंबई को हराकर इन्होंने जीता है। मुंबई 41 टाइम इस टाइटल को जीत चुका है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा रन इस ट्रॉफी में बनाए हैं वसीम जाफ़र ने, 12,000 रन इन्होंने बना दिए अप्रॉक्सीमेटली। और राजेंद्र गोयल जो कि सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ली है, 640 विकेट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है साइकिलिस्ट रोनाल्डो फुटबॉल वाले नहीं हैं, ये भारत देश के प्लेयर हैं जिनका नाम है रोनाल्डो सिंह, जो कि साइकिलिस्ट हैं। और इन्होंने साइकिलिस्ट का एक टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल भारत को प्राप्त करवाया और ये ऐसे पहले साइकिलिस्ट बने हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है। याद रखिएगा, केंटो यामासाकी जो कि जापान के प्लेयर हैं, उनसे हार कर ये सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकिलिस्ट जो रोनाल्डो हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। आगे बात करें, अब यहाँ से बात होगी स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी। तो स्टेट न्यूज़ में पहला क्वेश्चन है तेलंगाना से। तेलंगाना ने टी हब फैसिलिटी को बनाया। टी हब का मतलब कोई चाय वगैरह का नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हब इन्होंने बनाया है, जिसकी बड़ाई रतन टाटा जी ने भी की है। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कोई प्रॉब्लम आती है उनको तो उनको सपोर्ट दिया जाएगा। इसीलिए टी फैसिलिटी जो इन्होंने खोली है, टी और तेलंगाना दोनों को आप लिंक करके याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में मत पहुंच जाइएगा, टी फॉर तेलंगाना याद रखिएगा, तब आप याद कर पाएंगे। अगर वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है टी हब फैसिलिटी को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा ओपन किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना ने टी हब फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया, जिसमें नए जो स्टार्टअप्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, उनके जो काम है उनको प्रोसीजर में लाने के लिए ये फैसिलिटी कराई गई है तेलंगाना के द्वारा। और इसमें कहा भी जा रहा है, रतन टाटा और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कह रहे हैं कि तेलंगाना ने बहुत बेहतर काम किया है, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करने में आसानी होगी। ठीक है, हैदराबाद में ये खोला गया और इसका इनॉग्रेशन के चंद्रशेखर राव जो कि चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उनके द्वारा किया गया। बात कर ले तेलंगाना की, तो इसको 2014 में 2 जून 2014 में डेवलप किया गया आंध्र प्रदेश से तोड़कर। याद रखिएगा, तेलंगाना वो स्टेट है जिसके पास बाई कैमरल सुविधा है। बाई कैमरल का मतलब इनके पास असेंबली भी है और इनके पास काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके पास दोनों है। ऐसा सिस्टम भारत में सिर्फ 6 राज्यों के पास है, 6 स्टेट्स के पास है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बाई कैमरल सुविधा है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और महाराष्ट्र की सीटें तो आप याद कर ही लीजिएगा, वहाँ बवाल चल रहा है। अब बवाल चल रहा है, जहाँ पर ये ज़्यादा चर्चाएं होने लग जाती हैं, उनकी
सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया बेंगलुरु में, किसके द्वारा? एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के द्वारा। आपको बता दूं, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कोई अगर पशुओं का पालन करता है, कोई डेयरी सिस्टम करता है, तो उनको हेल्थ से रिलेटेड, उनको अगर कोई और जानकारी लेनी है उससे रिलेटेड सारी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, जिसको इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर ये सक्सेस होता है तो अलग अलग जगहों पर भी इनको इनॉग्रेट किया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, केरल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने अपने स्पीकर, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने जो मंत्री हैं स्टेट के मंत्री, उन सभी को विधायक सभी को इंक्लूड कर दिया है। आपको बता दो, और साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो पेंशनर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है। इसमें क्या है, मेडिशेप नाम की स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। किसने? केरला गवर्नमेंट ने। वैसे तो आपको वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो यही याद रखिएगा, मेडिसेप किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? केरला के द्वारा। इन्होंने क्या किया है इसमें, इन्होंने प्रीमियम सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की है हेल्थ में। हेल्थ सेक्टर में प्रीमियम सुविधाएं अगर प्रोवाइड कराई जाएंगी तो थोड़ा सा कम खर्चे पर, मतलब ऐसा नहीं कि अगर नॉर्मल आप लोग हैं, आप जाते हैं प्रीमियम खर्चा कराते हैं तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन सरकार मेडिसेप के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, हमारे विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, तो इन सभी को मेडिसेप स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम हेल्थ सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी और जो भी खर्चा आएगा उसका कुछ परसेंटेज उनकी सैलरी से काट लिया जाएगा। तो ये इनकी सुविधा है, ये इनकी एक स्कीम है जिसमें अच्छी सुविधा देने के लिए, अच्छी मेडिकल सुविधा देने के लिए ये काम किया गया है केरला गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर केरला की बात हुई है, तो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, 4 दिन का अंबुबाची मेला। वैसे तो यही वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंबुबाची मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में एक कामाख्या टेम्पल है, वहीं पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं पर इस मेले को ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको बता दूं, गुवाहाटी है कहाँ पर, तो असम में है। असम की कैपिटल नहीं है गुवाहाटी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, असम की कैपिटल है गुवाहाटी, बहुत डेवलप्ड है, लेकिन असम की कैपिटल है दिसपुर। याद रखिएगा, अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल जो कि गुवाहाटी में अवेलेबल है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, 2 साल के बाद इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मेले को भी याद रखिएगा, कामाख्या टेम्पल को भी याद रखिएगा और असम की कैपिटल भी याद रखिएगा। तीनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 दिन का ये मेला है, अगर घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं, वैसे अब तो ख़त्म होने की कगार पे है। आगे बात करें, गोवा में साओ जुआओ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। वैसे नाम से भी आप समझ जाएंगे, अगर यहाँ पर गोवा है तो अगर ओ को इधर कर दें, ए को उधर कर दें और एस की जगह जी लगा दें तो याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो साओ जुआओ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है गोवा में। गोवा जो कि गवर्नर है वहाँ के श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और गोवा भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है जिसकी अपनी हाई कोर्ट भी नहीं है। ये मुंबई हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है, मतलब इनके जो केसेस हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके यहाँ पर कोई किसी को हाई कोर्ट जाना है तो मुंबई हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के मैंने आपको बता ही दिया प्रमोद सावंत। 2 स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री टच करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु। तमिलनाडु लार्जेस्ट स्टेट्स में से बहुत बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस किया है माइक्रो फाइनेंस लोन में। क्या होता है मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंस लोन का मतलब छोटे छोटे जो व्यापार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट सरकार के द्वारा, जिसमें तमिलनाडु ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इससे पहले बिहार और वेस्ट बंगाल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन फाइनेंस ईयर 21-22 में तमिलनाडु बिहार और वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़कर इसमें आगे बढ़ गया है। टोटल इनका पूरा अगर इस चीज़ में खर्चे की बात की जाए तो 36,806 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च किया है। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई यहाँ की कैपिटल, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, RN रवि साहब यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें,
अब यहाँ पर बात होगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ। इस अपॉइंटमेंट को मत मानिएगा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता है, आप गेस कर भी आंसर पहुँच जाएंगे। आपको बता दूं, मुकेश अंबानी जो कि जियो के चेयरमैन के पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लग रहा होगा अरे वाह, किसी बड़े आदमी को बैठाएंगे। बड़ा आदमी कोई नहीं बैठा है, घर के बड़े पुत्र को बैठा दिया है। तो आकाश अंबानी जी जो कि जियो के अब अगले चेयरमैन होंगे। आप गैस कर भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा नाम चर्चित है आकाश अंबानी का भी। तो मुकेश अंबानी की अब जगह लेने वाले हैं आकाश अंबानी, जो कि इनके बड़े सुपुत्र हैं। बात की जाए जियो की, तो जियो को 2007 में डेवलप किया गया अहमदाबाद में। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होकर मुंबई लगा देते हैं, मुंबई नहीं लगाना है। 2007 में इसको डेवलप किया गया, किसको? जियो कंपनी को, जो कि अहमदाबाद में डेवलपमेंट हुआ था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद जलोद, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के। आपको बता दूं, ये इराक से बिलोंग करते हैं, इनकी जो कंट्री है वो इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी, लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नितिन गुप्ता जी जो कि नए चेयरमैन बने हैं CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता जी। JB मोहपात्रा की इन्होंने जगह ली है। उसके JB मोहपात्रा तो परमानेंट वाले थे, मतलब पूरा कार्यकाल उन्होंने अपना ख़त्म किया था, लेकिन जब उन्होंने उनकी रिटायरमेंट 30 अप्रैल को हो गई थी, 30 अप्रैल को हो गई थी। उसके बाद संगीता सिंह जी को अपॉइंट कराया गया टेम्पररी के लिए। याद रखिएगा, टेम्पररी काम किया संगीता सिंह जी ने। उसके बाद नितिन गुप्ता जी को परमानेंट टाइप में चेयरमैन बना दिया गया CBDT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। इसको फॉर्म किया गया था 1963 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। नितिन गुप्ता जी चेयरमैन है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब CBDT के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रीअपॉइंटमेंट हुआ है रॉ में। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपको बता दूं, सामंत कुमार गोयल जी पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं। रॉ की बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था 1968 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड किया गया था RN राव और इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तपन कुमार डेका को IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का DG बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। याद रखिएगा, अरविंद कुमार की ये जगह लेंगे और ये डायरेक्टर बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। कौन? अरविंद कुमार की जगह लेकर तपन कुमार डेका बने हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, 1887 में इसको डेवलप किया गया। और रॉ को कब किया गया? 1968 में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों भारत की खुफिया एजेंसी हैं। आगे बात करें, अब यहाँ से बात होगी मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ, दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में। स्वैम्प दलदल कहते हैं। याद रखिएगा, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ, मतलब इसका जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा हुई? तो जीन मैरी वोलैंड के द्वारा। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लार्जेस्ट बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। पूछा जा सकता है कहाँ डिस्कवर किया, तो आपको पता होना चाहिए, कैरेबियन मैंग्रोव में डिस्कवर हुआ है। और किसके द्वारा हुआ वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे बात करें, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अब पहला एयरपोर्ट ऐसा बन गया जिसको हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा, मतलब पानी के द्वारा जो एनर्जी बनी है उससे, और साथ साथ सन से जो एनर्जी मिलेगी उससे चलाया जाएगा। और ऐसा करने वाला ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का बन चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका टारगेट है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएंगे 2030 तक। मतलब जो एयरपोर्ट्स हैं इनका टारगेट है, इसके ऊपर इसी के लिए इस काम को किया गया है। आगे बात करें, और याद रखिएगा अभी वर्टिकल एक सोलर सिस्टम और टरबाइन का यूज़ किया गया। कहाँ पर किया गया? मुंबई एयरपोर्ट में। और ये दिल्ली एयरपोर्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पर हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर वर्टिकल
टरबाइन का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें वर्टिकल टरबाइन लगाए जाएंगे और मतलब जो ट्रेडिशनल टरबाइन है उनसे ज़्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड कराएगा। वो डेवलपमेंट हुआ था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। दोनों अलग अलग है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख में स्टार्ट हुई। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कभी कभी हो सकता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दिमाग में आने लग जाए, लेकिन याद रखिएगा लेह लद्दाख से सिंधु दर्शन यात्रा को 26 नंबर की स्टार्ट किया गया इंद्रेश कुमार जी के द्वारा, जो कि आरएसएस के सीनियर लीडर हैं, उनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ से रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडेक्स जारी हुई, जिसको जारी कौन करता है? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन लिवेबल सिटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रिया की वियना। ऑस्ट्रिया की वियना दुनिया की सबसे बेहतर लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट टॉप पोजीशन पर बढ़िया है रहने के लिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और सबसे ख़राब सिटी कौन सी है? तो ईरान की तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, वो सबसे ख़राब सिटी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। भारत में किस सिटी का नंबर इसमें आता है? तो भारत में न्यू दिल्ली का नंबर यहाँ पर 112 में आता है, मुंबई का नंबर 117 पोजीशन पर आता है। भारत में नई दिल्ली पूरी सिटी, जितनी सिटीज़ हैं उनमें सबसे बेहतर है रहने के लिए, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है। इंटेलिजेंस इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसको फॉर्म किया गया था 1946 में और रॉबिन बेओ इसके डायरेक्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत में भारत को फोर्थ रैंकिंग मिली है ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड की रिसाइकलिंग कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। भारत का 4th नंबर है, 2nd नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर US, फिर 4th नंबर पर भारत आता है ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसका भी हेडक्वार्टर लंदन और यूके में है। EIU का भी हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसको फॉर्म किया गया था 1987 में। CEO इसके डेविड टेट है, प्रेसिडेंट केल्विन दुसनिस्की हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट लगी है, क्वेश्चंस का कलेक्शन बेहतर लगा है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको वीडियो में इम्प्रूवमेंट की, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे उस पूरी इम्प्रूवमेंट को आप तक पहुँचाएँ और बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहें। धन्यवाद।